खंजराब पास शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग एगोर खुद मुख्तार इलाके में चीन पाकिस्तान सरहद पर वाक़ एक अहम ज़मीनी बंदरगाह अप्रैल 2023 में मुसाफिरों की कस्टम क्लियरेंस दोबारा शुरू कर दी गई। इस हवाले से हमने जो है वो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs भी साइन किए हैं ताकि हम उनके साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सकें, उनकी फैसिलिटी से फ़ायदा उठाते हुए हम अपनी अद्वियात के हवाले से, अपने हर्बल प्लांट्स के हवाले से, अपने जड़ी बूटियों के हवाले से हम बेहतर अंदाज पे दवा जो है वो डेवलप कर सकें और उसको प्रोग्रेस कर सकें। ये हमारी वो खिदमत होगी जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे माशरे के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को वो ऑल्टरनेट तरीक़े इलाज प्रोवाइड कर सकें ताकि वो सेहत की बेहतर सहूलियात हासिल कर सकें। अभी हमने नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटरक्रॉपिंग में मुख्तलिफ इंटरक्रॉपिंग जो कम्बिनेशन हैं उनको ट्राई किया, जिसमें हम वीट बेस्ड इंटरक्रॉपिंग और शुगर केन बेस्ड इंटरक्रॉपिंग को अप्लाई किया हुआ है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। दराए खुंजराब शुमार मगरबी चीन के सिंकियांग वेगूर खुद इख्तियार इलाके में चीन पाकिस्तान सरहद पर वाक़े एक अहम ज़मीनी बंदरगाह है। अप्रैल सन 2023 से मुसाफिरों की कस्टम क्लियरेंस दोबारा शुरू कर दी गई है। दराए खुंजराब चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा तिजारती स्टेशन है और जनूबी एशिया और यूरोप तक एक अहम गेटवे भी है। आइए तफसीलात के लिए नज़र डालते हैं। दराए खंजराब काराकोरम पहाड़ों में सतह समुंदर से 4733 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। दुनिया की बुलंद तरीन सरहदी गुजरगाह है। दराए खंजराब पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाहिद जमीनी राब्ता है। पाकिस्तान चीन सरहद पर वाक़ दर्रा काराकोरम हाईवे का एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान और चीन के सिंकियांग एगोर खुद मुख्तार इलाके को मिलाता है। सर्द मौसम और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से दराए खंजराब आमतौर पर हर साल 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक खुला रहता है और अगले साल 1 दिसंबर से 31 मार्च तक बंद रहता है। ताहम बंदरगाह को इस साल के शुरू में 2 बार आर्जी तौर पर खोला गया था ताकि पाकिस्तान की इंतहाई जरूरत और दीगर सामान की हमवार कस्टम क्लियरेंस को यकीनी बनाया जा सके। जब से मैं दराए खुंजराब के रास्ते यहाँ आया हूँ, मैंने पाकिस्तान की एंट्री के लिए प्रोसीजर की तकमील में गैर मामूली कारकर्दगी का मुशाहिदा किया है। वबाई इमराज के दौरान सामान की पाकिस्तान मुंतकली के लिए दरकार वक्त के मुकाबले में पाकिस्तान पर क्लियरेंस के अमल में नुमाया कमी आई है। हमारे कस्टम क्लियरेंस के तरीक़ेकार अब पहले से तेज और आसान हो गए हैं, जिससे वक्त और पैसे की बचत हो रही है। खुंजराब पास क्योंकि दोनों ममालिक का ये एक वाहिद ज़मीनी बॉर्डर है, जिसके ज़रिए से दोनों ममालिक आपस में अपने तिजारत को वक्त को बचाते हुए बहुत कम वक्त में अपने जो प्रोडक्ट्स है वो एक दूसरे के ममालिक तक पहुंचा सकते हैं और न सिर्फ एक दूसरे ममालिक तक बल्कि दुनिया के और ममालिक तक जो है हम बआसानी से और वक्त को बचाते हुए हम अपने आइटम्स को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पहुंचा सकते हैं। खुंजराब पास के दोबारा खुलने के नतीजे में इस साल पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा माल बर्दारी का हुजम मुतवक्के है। इसका मुनफरिद जोग्राफियाई महल्ले वकू चीन पाकिस्तान की मईशत में नई नमू को हवा देगा और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तामीर के लिए एक मॉडल के तौर पर काम करेगा। दोनों ममालिक के ताआवुन के गहरे होने के साथ तिजारती सरगर्मियां मतनो होती जा रही हैं। पाकिस्तान के हैवानी वसाइल, भैंस के जनीन, चारा, क्लोरियस वर्गाटा, आला मायार के फल, आम, लीमू और चेरी वगैरह और बहरे हिंद की समुद्री ग़िज़ा इस वक्त खंजराब पास के रास्ते चीन में दरामद की जा सकती है। हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में एक फ्रूट्स हैं, चेरी हो गया, सेब है और ये सारे ऑर्गेनिक है, तो इनको भी एक्सपोर्ट करने के बारे में जो है वो आप लोग ताउन करें। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इस बॉर्डर से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अभी जो है इक्तिसादी राहदारी है, सी पैक है, सी पैक का टोटल दारोमदार इसी रोड से है, क्योंकि यहाँ से लेके ग्वादर तक वाइड रोड है। सबसे पहले सी पैक का एंट्रेंस जो है वो हम हैं, इंड जो है वो ग्वादर है। तो दरमियान में जितने सूबे आते हैं, जितने शहर आते हैं,
وہ سارے مستفید ہوتے رہیں گے. ایک کاروبار چلے گا طویل عرصے تک, طویل یہ لانگ ٹرم بزنس ہے. اس سے ایک گیم چینجر ہے اور پاکستان کی خوشحالی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی, اور پھر ہماری محبت اور پیار میں مزید اضافہ ہوگا پاکستان اور چائنا کا. تو اس سے ہمیں فائنل یہ کہ بہت سارے فائدے ہیں اس بارڈر کے دار و مدار سے. خنجراب پاس کے کھلنے کے بعد سے چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تبادلے میں اضافہ ہوا ہے. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے چینی سرحدی چوکی نے کسٹم کلیئرنس کے اقدامات کو بہتر بنایا ہے. کسٹم کلیئرنس کا ایک ون سٹاپ طریقہ کار قائم کیا گیا ہے. ایک خصوصی بیلٹ اینڈ روڈ چینل قائم کیا گیا ہے اور داخلے سے باہر نکلنے والی گاڑیوں کے لیے کسٹم کلیئرنس کی کارکردگی کو بہتر بنایا ہے. کنجرا پاس ہے وہ ایک درہ ہے, اس کا کھلنے سے پاکستان اور چائنا میں ایک تو ہمارا لنک جو ہے وہ بحال رہتا ہے. واحد راستہ ہے پاکستان کا جو چائنا کے ساتھ بارڈر کے راستے ہمارا جو ہے روزمرہ کے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں. تو یہ گلگت بلتستان کے لیے اسپیشل بہت ہی فائدہ مند درہ ہے کنجرا پاس. ہمارا جو دار و مدار ہے جی بی کے لوگوں کا, وہ بزنس کمیونٹی کا, وہ کنجرا پاس سے ہے, کیونکہ فرسٹ جب بھی یہ بارڈر کھلتا ہے تو لوگ یہاں سے چائنا جاتے ہیں, وہاں سے روزمرہ کے استعمال کے اشیاء لے کے آتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اور جو ہے مختلف چیزیں, کنسٹرکشن ہو گیا, روزمرہ کی گھر کی اشیاء ہو گئے, کلوتھس ہو گئے, یہ سارے چائنا سے آتے ہیں. اور گلگت بلتستان کا ٹوٹل دار و مدار جو ہے چائنا کے ساتھ ہے. اس طریقے سے یہ جو درہ ہے ٹوریزم میں بھی ہمارے لیے بڑا مفید ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
हमारे लिए बड़ा मुफीद है, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पंजराब पास सबसे ऊंचाई वाले रास्ते के तौर पर बिलाशुबा मुस्तकबिल में चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत, सियाहत और सकाफती तबादले को मजीद फरोग देगा। साथ ही साथ यहाँ हमारा कल्चर का जो है वो तबादला होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों बॉर्डर पे जो है एक ही कम्युनिटी के चूँकि ज़माना कदीम में जो लोग इस एरिया में रहते थे उनकी रिश्तेदारी आज भी यहाँ चाइना बॉर्डर साइड पे मौजूद है और पाकिस्तानी बॉर्डर साइड पे भी जो है करीबी जो है रिश्तेदारियाँ हैं। इसमें अगर हम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी रखेंगे तो वो भी हमारे जो मैशियत को बढ़ाने में जो है वो हमारा साथ देगा। और साथ साथ हमारी गुजारिश होगी कि चूँकि अगर स्कॉलरशिप का प्रोग्राम बनाया जाए खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के तलबा और तालिबात के लिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, शिनजांग के अंदर अगर उनको मौके दिए जाए, वो यहाँ आके टेक्निकल तालीम जो है वो हासिल करेंगे, तो उससे भी वो हम जो है ना अपने मैशियत को बढ़ा सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। चीन में रवायती अद्वियात की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और पाकिस्तान को भी रवायती अद्वियात तैयार करने में मुतअद्दिद फ़वाइद हासिल हैं और इस शूबे में पाक चीन तावन तेज़ी से बढ़ रहा है। आइए तफसीलात के लिए एक साथ देखते हैं। कोविड-19 के दौरान पाकिस्तानी रवायती अद्वियात, यूनानी अद्वियात ने पाकिस्तान में एक किरदार अदा किया और एलोपैथी के साथ चीन में रवायती चीनी अद्वियात ने भी बड़ा किरदार अदा किया है। रवायती अद्वियात मौजूदा दुनिया में तिब्बी निज़ाम का एक नागुज़ीर हिस्सा रही है और लोगों को उनकी सेहत के मसाइल को हल करने के लिए मज़ीद इंतखाब फराहम कर रही हैं। कि लोगों को मुख्तलिफ तरीक़े इलाज की सहूलत होनी चाहिए, वो जहाँ पे उनको बेहतर लगे उस अंदाज से उसको जो है वो अपने उस पर कर सकें। हम इसको आयुर्वेदा भी देखते हैं, कुछ लोग यहाँ आयुर्वेदा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाइनीज़ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम्योपैथिक भी कर रहे हैं, एलोपैथिक भी कर रहे हैं और हमारा जो यूनानी है उसको भी कर रहे हैं। जिसमें पोटेंशियल होगा, जिस बीमारी के हवाले से, जिस तकलीफ़ के हवाले से लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो उस हवाले से बिल्कुल होना चाहिए। हम तो बुनियादी तौर पर ये चाहेंगे अगर चाइनीज़ के साथ भी आप करते हैं, चाइनीज़ मेडिसिन के साथ भी, चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए भी करते हैं, तो वो ऐसा हो कि लोगों को 2 की जगह 3 तरीक़े इलाज मिल जाए, 4 मिल जाएँ, ताकि अगर जिससे उनको बेहतर फील होता हो वो उस तरीक़े इलाज को अपना सकें, ना कि हम एक को माइनस करके दूसरे को डेवलप करें। इस साल पाकिस्तानी तलबा को TCM के मज़ीद तरबियती प्रोग्राम फराहम किए गए हैं। TCM की पाकिस्तान में कबूलियत इन सालों में बढ़ रही है। अलबत्ता यूनानी पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई और इसी तरह तरक्की दी गई है जिस तरह TCM को तरक्की दी गई है। लेकिन कंपटीशन में, जैसे मैंने पहले कहा कि कंपटीशन में अब आप देखेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट इस हवाले से कितना सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कि वो यहाँ से लोगों को बुला के उनको ट्रेन कर रही है और वापस वो यहाँ आएंगे और TCM के हवाले से जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो उस गवर्नमेंट ने यहाँ की मार्केट को टैप करने के लिए जो है वो लोगों को ट्रेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी की, अपॉर्चुनिटीज़ भी दी। हम इस अंदाज से अपने जो रिवायती मेडिसिन है उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। इस हवाले से हमने जो है वो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs भी साइन किए हैं ताकि हम उनके साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सकें, उनकी फैसिलिटी से फ़ायदा उठाते हुए हम अपनी अद्वियात के हवाले से, अपने हर्बल प्लांट्स के हवाले से, अपने जड़ी बूटियों के हवाले से हम बेहतर अंदाज पे दवा जो है वो डेवलप कर सकें और उसको प्रोग्रेस कर सकें। ये हमारी वो खिदमत होगी जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे माशरे के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को वो ऑल्टरनेट तरीक़े इलाज प्रोवाइड कर सकें ताकि वो सेहत की बेहतर सहूलियात हासिल कर सकें। TCM और यूनानी अद्वियात में बहुत सी मुमासलतें हैं। मुश्तरका तहकीकी मंसूबे इस बारे में कि दोनों निज़ामों के दरमियान क्या मुश्तरक है और क्या फ़र्क है, इनके मज़ीद इम्तिजाज के लिए ज़रूरी हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। मेन चीज़ जो है कॉन्सेप्ट वो है होलिस्टिक, यानी कि एज अ होल बॉडी को देखा जाता है, एज अपोज्ड टू एलोपैथिक मेडिसिन जिसमें आप एक सिम्टम के ऊपर तवज्जो देते हैं, पूरी बॉडी को नहीं मद्देनज़र रखा जाता। तो उसके हवाले से ये चाइनीज़ मेडिसिन जो कि TCM है और हमारी यूनानी मेडिसिन या ईस्टर्न मेडिसिन इसे कह दें, इसमें बहुत कम फ़र्क है। और जो फ़र्क है वो एक तो स्पिरिचुअलिटी का है और एक वो फ़र्क है जो इसमें अज्जा है वुड और मेटल,
जो वो भी मौजूद हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है। और जैसे मैंने कहा ना कि जब आप किसी दवा की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें या उसके नई दवा दरियाफ्त करने के हवाले से बात करें, तो वो एक दूसरे के तजुर्बात से बिल्कुल आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो जो आपके पास सपोर्ट वहाँ मौजूद है, जो रिसर्च फैसिलिटी वहाँ मौजूद है यूनिवर्सिटीज़ को, या जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, या दवा साजी के हवाले से जो सपोर्ट वहाँ मौजूद है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस अंदाज से मौजूद नहीं है। तो हम ज़रूर उससे फ़ायदा तो उठा लेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि अगर अगेन उसमें अगर गवर्नमेंट वो फैसिलिटी यहाँ भी प्रोवाइड करने की बात करे, तो इनकी कोलैबोरेशन का जो असर नज़र आता है ना, वो ये कि कुछ जड़ी बूटियाँ यूनानी की चाइना में इस्तेमाल होती हैं और वही चाइना वाली पाकिस्तान में। अच्छा, नाम में भी उनके चीनी शामिल है, रेवन चीनी, दार चीनी, रेवन खताई, मगर पाकिस्तान से जो चीज़ें जा रही हैं उसमें हमारे यहाँ से सौंफ है, हमारे यहाँ से इस वक्त आबरेशम बहुत बड़ी मकदार में जा रहा है। पाकिस्तानी जड़ी बूटियां सांस और जल्द की बीमारियों के इलाज के लिए भरपूर वसाइल रखती हैं और मसनूआत वस्ती एशिया और दीगर ममालिक को बरामद की जाती हैं। जड़ी बूटियों की सनत अपने मौसमी तगय्युरात की वजह से बड़ी सलाहियत रखती है। हमारी जो 0 फीट से लेके समंदर की सतह से लेके और 8000 मीटर तक का जो इलाका हमारा है, उसमें तमाम दुनिया की अच्छी से अच्छी जड़ी बूटियाँ पैदा की जा सकती है। मिसाल आपके सामने है, इसी मुल्क में अब जैतून की काश्त हुई, और वो चीज़ जो कहा जाता था कि बहर रोम के अलावा कहीं पे इतनी अच्छी ग्रो नहीं कर सकता, अब पाकिस्तान में कम से कम 60 से 70 हज़ार एकड़ ज़मीन इस वक्त जैतून की काश्त पे आ रही है। और जैतून दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ग़िज़ा में भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह संदल है या सागवान है, जिसके बारे में कहा जाता था ये सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया में उग सकते हैं, आज पाकिस्तान में इनकी काश्त शुरू हो गई है सनती पैमाने पर थोड़े दिनों में। जड़ी बूटियों की अद्वियात की सनत की तरक्की न सिर्फ मुल्क के तिबी निगहदाश्त के मयार को बढ़ा सकती है, बल्कि मुल्क की बरामदात को बढ़ाने में भी अपना किरदार अदा कर सकती है। इनमें से बेशतर पाकिस्तान में दस्तयाब हैं, मगर जहाँ तक जड़ी बूटियों का मामला है, पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी काश्त की भी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करता है, बल्कि पूरी दुनिया से भी ये जड़ी बूटियाँ हमारे यहाँ इंपोर्ट होती हैं और दवाओं में इस्तेमाल होती हैं। मगर बेशतर हिस्सा हमारी अपनी ज़रूरियात का वो हमारे मुल्क में ही काश्त होता है और मज़ीद हो सकता है। और इसमें जो दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर हम इनको अच्छे तरीके से काश्तकारी के नए उसूलों के तहत उठा लें, तो इनको ग्रो करने के नतीजे में हम वर्ल्ड में लीडिंग किरदार अदा कर सकते हैं जड़ी बूटियों की एक्सपोर्ट का। इस हवाले से हमारे सामने मिसालें हैं हिंदुस्तान की, चाइना की, ईरान की। ईरान तकरीबन हमारे ही साइज़ का मुल्क है और ईरान ने बाकायदा एक मरबूत पॉलिसी इस मामले में डेवलप की है, और वो अपनी जड़ी बूटियों का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं, उसकी काश्त को एक्सपेंड भी कर रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने अपनी जोग्राफिकल आइडेंटिटी जो है GI कोड भी हासिल करना शुरू किया, ताकि वो अपनी जो मकामी जड़ी बूटियाँ हैं उनकी हिफाजत कर सकें पूरी दुनिया को सप्लाई करने के मामले में। जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को अपनी जड़ी बूटियों की पैदावार को बेहतर बनाने में भी मदद दे सकती है। गुज़श्ता साल चीन के खलाई जहाज शेंज़ो 14 के जरिए पहली मरतबा चीन पाक सीड्स इन स्पेस मंसूबे के तहत 7 किस्म की पाकिस्तानी जड़ी बूटियों के बीज खला में भेजे गए थे। मकसद ये है कि ये जो सीड्स जो स्पेस में गए थे, वही सीड्स जो हैं वो यहाँ पे भी रहे थे, उन्हीं पौधों की सीड्स अर्थ पे भी रहे थे। यानी कि अब ये देखना है कि वो 6 माह के बाद गुजरने के बाद आया इन सीड्स में कोई तब्दीली आई है कि नहीं। वो तब्दीली क्या हो सकती है, जेनेटिक लेवल पे हो सकती है कि उनके जो वीट प्रोडक्शन पे जो स्टडी की गई थी, तो 11% तकरीबन 11% इंक्रीज्ड हो गया था प्रोडक्शन। तो चेंजेस आती हैं। तो वो जो सीड्स है वो हमारे पास 10 मार्च को 2023 को हमारे हवाले किए गए, और आप लोगों ने गालिबन देख लिया होगा कि वो जो सीड्स हैं जो कि ICCBS की टीम लेके आई थी, उसने हमारे टीम को दिए थे, वो फील्ड में ग्रो हो रहे हैं और अभी शुरुआत हुई है। और हम लोग दोनों जो ग्रुप्स हैं ICCBS का और हमदर्द यूनिवर्सिटी का, वो आपस में कोलैबोरेशन में भी है और एक दूसरे की अपडेट्स भी रख रहे हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटरक्रॉपिंग NRCI 2021 में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में कायम किया गया था। फिलहाल मरकज के साइंसदान मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाने और फसल की ऐसी इकसाम तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं जो ज्यादा पैदावार दे सकती हैं और इंटरक्रॉपिंग के लिए मौजू हैं।
अभी हमने नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटरक्रॉपिंग में मुख्तलिफ इंटरक्रॉपिंग जो कम्बिनेशन हैं उनको ट्राई किया, जिसमें हम वीट बेस्ड इंटरक्रॉपिंग और शुगर केन बेस्ड इंटरक्रॉपिंग को अप्लाई किया हुआ है। तो हमने ये सिस्टम्स अपने किसान की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए भी करने हैं, और हमने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस से नबुर्द आजमा हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इन दोनों चैलेंजेस से निकले और खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये डॉक्टर सजाद हुसैन है जो कि गन्ने और चने की इंटरक्रॉपिंग को मैनेज कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये दोनों क्रॉप्स इंटरक्रॉपिंग में कैसे बिहेव कर रही हैं। तो ये जो गन्ना है और चने, ये हमने, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें हमारा आइडिया था वो ये था कि जो शुगर केन है इसके जो पहले 120 दिन हैं ये इंतहाई स्लो ग्रोथ के हैं। तो उन 120 दिन को हम बेस्ट यूटिलाइज़ करने के लिए हमने इसके अंदर चने की जो है सोइंग की है, और इसके अंदर हमने जो सोइंग के लिहाज से प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हमने रखा है वो हमने 10 सेंटीमीटर रखा है। और नेक्स्ट हम फोकस कर रहे हैं इसमें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिहाज से और जो पौधे की शुगर केन के हवाले से इसकी अफेक्ट है वो भी हम इसको स्टडी कर रहे हैं। बेसल डोज के तौर पर हमने इसमें जो फर्टिलाइज़र दिया है वो एक बैग DAP का पर एकड़ के हिसाब से हमने अप्लाई किया। उसके बाद हमने जब सेकंड इरिगेशन अप्लाई किया तो हमने थोड़ा सा इसमें हमने हाफ बैग यूरिया पर एकड़ के हिसाब से यूज़ किया। अब इसमें हम बेसिकली फोकस ये कर रहे हैं कि जिस तरह आप बात करते हैं फर्टिलाइज़र के हवाले से, तो ये जो रूट्स हैं इसके ऊपर डिफरेंट नोड्यूल्स जो बन रही हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही हैं, जो कि हम कह सकते हैं नेचुरली ये यूरिया की एक फैक्ट्री लगी हुई है जो कि एज अ फर्टिलाइज़र इनपुट ये हमारे जो शुगर केन लगा हुआ है फरोज़ के अंदर ये उसकी हेल्थ उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा। जैसा कि आपने देखा कि हमने डिफरेंट क्रॉप्स को गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग में लगाया, इसी तरह हमने इस फील्ड के अंदर बरसीम को गन्ने के साथ इंटरक्रॉप किया। बज़ाहिर देखने में तो ये बहुत लश ग्रीन लग रही है, लेकिन हम अभी अपने डॉक्टर ज़फ़र से पूछेंगे कि उन्होंने इन दोनों क्रॉप्स को लगाया तो ये दोनों क्रॉप्स एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ये डॉक्टर ज़फ़र हैं और इन्होंने इन दोनों क्रॉप्स को इंटरक्रॉपिंग में इंट्रोड्यूस करवाया है, तो इनसे पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि ये दोनों क्रॉप्स जो हैं इनका कम्बिनेशन आपने क्यों सोचा और ये एक दूसरे को कैसे कम्प्लीमेंट कर रही हैं? जी, हमने ये क्रॉप्स इसलिए सिलेक्ट की हैं कि शुगर केन जो है ना एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है, उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र्स की, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वगैरह की। जबकि बरसीम है इसको हम एक रेस्टोरेटिव क्रॉप कहते हैं और ये सर्दियों का बहुत इंपॉर्टेंट फोडर है, हर फार्मर इसको लगाता है सोल क्रॉपिंग में। लेकिन इसको नाइट्रोजन की हम जो है अप्लाई नहीं करते, इनिशियल डोज जो है ना इसको DAP की हम देते हैं। उसके बाद इसके अंदर नड्यूल्स बनते हैं जो कि हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करके ज़मीन के अंदर अवेलेबल फार्म में लेके आते हैं, जो इसके अपने लिए भी यूज़ होते हैं और इसके साथ जो दूसरी क्रॉप लगी है वो भी उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लगाया हुआ है, अभी तक हमने यहाँ पे यूरिया अप्लाई नहीं किया। इनिशियल डोज DAP की दी थी, उसके बाद यूरिया नहीं अप्लाई किया। तो आप दूसरे फील्ड के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे शुगर केन वैसे ही खड़ा है जैसे कि दूसरे फील्ड में है। तो इसमें ये है जो हमारी ये क्रॉप्स आप देख रहे हैं जो बिल्कुल साथ साथ है प्लांट के, उसमें तो जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट उस प्लांट को मिल रही है, जो नाइट्रोजन फिक्स हो रही है। ये अपनी ज़रूरत से तकरीबन जो है 1 या 2 बैग, 1.5 बैग तक ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्स करता है यूरिया के। पाकिस्तान के लिए नायाब और कीमती ज़रई अराजी में इंटरक्रॉपिंग एक इंतहाई उम्मीद अफजा टेक्नोलॉजी है। हमारा इदारा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटरक्रॉपिंग ना सिर्फ इंटरक्रॉपिंग की टेक्निक पे तवज्जो दे रहा है, बल्कि इसके साथ साथ हमारा इदारा इस चीज़ पे भी तवज्जो दे रहा है कि हम अपनी ज़मीनों को कम से कम डिस्टर्ब करें ताकि उनकी जो ज़रख़ेज़ी है उसको हम मुतासर ना कर सकें। इस को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो साइंसदान हैं डॉक्टर सनाउर रहमान, उन्होंने अपना कंजर्वेशन टिलेज का एक्सपेरिमेंट लगाया है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनका ये कंजर्वेशन जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है उनको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना, कैसे हैं आप? ठीक है। आप हमें ये बताएं कि आपने ये जो कंजर्वेशन टिलेज का एक्सपेरिमेंट लगाया है ये आपने किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लगाया है और
के रिस्पॉन्सेज क्या हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जैसा कि हमारा इदारा इंटरक्रॉपिंग पे ऊपर काम कर रहा है, तो इस सिलसिले में हम एज ए सेल साइंटिस्ट हम इस कंजर्वेशन का हमने एक्सपेरिमेंट लगाया और उसके ऊपर हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन टिलेज बेसिकली मकसद ये है कि हम कम हल चला के अपने फार्मर का जो ये अखराजात हैं हल चलाने वाले वो भी बचा सकें। तो उस सिलसिले में हमने जहाँ पर कंजर्वेशन टिलेज का बेसिकली एक्सपेरिमेंट लगाया, उसमें हमने चना लगाया स्ट्रिप में, राया लगाया है और फिर वीट और चना लगाया है। मतलब 2 किस्म के हमने अभी तजर्बात शुरू किए। इसमें हम चाहते ये हैं कि हम कम हल चलाएं। मसलन अब हम करेंगे एक ऐसे फार्मर मसलन चलाता है 5 हल, तो उसको हम ऐसा मिनिमम टिलेज फिर रिड्यूस टिलेज की तरफ लेके जाएंगे। तो वो ऐसे है कि हम एक फील्ड में हमने 4 हल किए हुए हैं, फिर एक फील्ड में हमने 3 हल किए हुए हैं, ताकि एक तो हम ये अखराजात देख सकें कि एक हल से हमें कितने पैसे बच रहे हैं। उसके बाद ये अखराजात देखते हुए जो कंजर्वेशन टिलेज का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये ज़मीन की ज़रखेज़ी को बेहतर करती है। एक इससे मॉइस्चर कंजर्व रहता है, दूसरा कम हल चलाने से जो CO2 का एमिशन है ज़मीन से वो कम हो जाता है, इंटेंसिव टिलेज से बढ़ जाता है। तो जितना ज़मीन के ज़रे हल चलने से सूरज के सामने आते हैं उनसे CO2 इमिट होके इन्वायरमेंट में जा रहा है, जो कि एक एनवायरमेंटल पॉलिसी के वैसे खिलाफ है। तो इस वजह से हम एग्रीकल्चरिस्ट के तौर पे इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख रहे हैं। दूसरा ये है कि कम हल चलाने से जो एक फ्यूल की मद में पैसा बचेगा, लेबर की मद में पैसा बचेगा, तीसरा ज़मीन का मॉइस्चर बेहतर होगा इन्वायरमेंट की मद में, और इन सारी चीज़ों से हमारी, और फिर एंड पे हम इसके रिजल्ट्स को कंपैरिजन करेंगे कि हमने जो कन्वेंशनल टिलेज जो कि एक रवायती हल चलाने का तरीका है उसके मुताबिक जो चल रहा है उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ है। उसमें हम यील्ड का भी पैरामीटर्स देखेंगे, फिर एंड पे हम सॉइल के एनालिसिस करके ये भी देखेंगे कि इसमें से, क्योंकि हमें बेसिकली सॉइल को इम्प्रूव करना है। किसानों को तरबियत फराहम करने के लिए NRCI ने ऐसी जुबान में लिखा हुआ लिटरेचर और किताबें शाया की हैं जो समझने में आसान हैं। मजीद बरा मरकज ने बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ किसानों के साथ मुआहिदे किए हैं जिससे वो ट्रायल्स कर सकते हैं और दूसरे किसानों की मदद कर सकते हैं। NRCI ने कामयाबी के साथ मशीनें तैयार की हैं जैसे प्लांटर और हार्वेस्टर, खास तौर पर इंटरक्रॉपिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन मशीनों के पेटेंट हासिल कर लिए गए हैं और मरकज अब किसानों के साथ इल्म और महारत का इश्तराक कर रहा है। इस मशीनरी की तरक्की चीन की पार्टनर यूनिवर्सिटियों के साथ तावन के जरिए हासिल की गई है। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफा मिलेंगे। खुदा हाफिज।